दोस्तों, आज आप सुनेंगे साई-फाई नॉवल प्रॉक्सिमा का रहस्य, धरती से सितारों तक पहली यात्रा का दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 11। 21 साल पहले, वर्ष 2096। टीम का गठन। अनारा और अमन गहन स्पेस फ्लाइट का हिस्सा बनने के इच्छुक अंतरिक्ष यात्रियों और तकनीकी विशेषज्ञों से पिछले कुछ महीनों में मिली एप्लीकेशंस के ढेर में डूबे हुए थे। एक नज़दीकी ग्रह तक एक इंसानी मिशन भेजे जाने की भारत की घोषणा का पूरी दुनिया ने बड़े ही उत्साह से स्वागत किया था। हालांकि 8 के निर्णय के अनुसार मिशन के असली उद्देश्य को रहस्य की परतों में छिपा कर रखा गया था, जब तक कि शिप उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। अनारा ने रायन को अपना सहायक नियुक्त किए जाने के लिए लगातार प्रेशर बना रखा था और डायरेक्टर श्रीनिवास के सहयोग से आखिरकार प्रधानमंत्री ने रायन को आईएससी में ट्रांसफ़र करने के लिए मंजूरी दे दी थी। रायन अब ये मिशन ज्वाइन करने वाला था। उसकी पत्नी और बेटी भी मिशन की अवधि पूरी होने तक भारत में ही रहने वाली थी। उसकी पत्नी सिग्नल और कंट्रोल विभाग में काम कर रही थी। कमांड क्रू में इसके बाद अन्य लोगों के साथ अनारा एक मुख्य इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक मुख्य वैज्ञानिक को शामिल करना चाहती थी। उसे बताया गया था कि एक सुरक्षा एक्सपर्ट के रूप में अपने खास सैनिकों की एक टीम के साथ मेजर रावत भी उनके साथ जाने वाले हैं। फिलहाल उनको सुरक्षा मंत्रालय में एक अलग फैसिलिटी में खास ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऐसी योजना थी कि ये सिक्योरिटी टीम स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी और सिर्फ नाम के लिए ही कैप्टन के अधीन होगी। ये बात सुनकर अनारा को बहुत तेज गुस्सा आ गया था और उसने मिशन से अपना नाम वापस ले लेने की धमकी दी थी। उसका कहना था कि शिप पर मौजूद हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी था और हर किसी को बिना अपवाद सीधे उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। रक्षा मंत्री को इस बात के लिए राजी करने के लिए, प्रधानमंत्री को अपने फेवर में लेने के लिए डायरेक्टर श्रीनिवास और अंतरिक्ष खोज मंत्री को बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार बड़े ही बेमन से मिलिट्री ने इस प्रस्ताव के लिए हामी भरी थी। जूनियर पोजीशनों के लिए काफ़ी सारी भर्तियां आईएससी और वीएसएससी की उसकी पुरानी टीमों से की जा रही थीं। कई दूसरी इंजीनियरिंग कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को लेकर आगे आई थीं। कोई भी इस इतने इम्पॉर्टेंट मिशन में हिस्सा लेने का मौका चूकना नहीं चाहता था। डॉक्टर के पद के लिए डायरेक्टर की सिफारिश थे डॉक्टर तारिक खान। वो स्पेस मेडिसिन के फील्ड में एक बड़ा नाम थे। एम्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो कई सालों से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने 5 साल चंद्रमा की कॉलोनी में बिताए थे और 2 साल जुपिटर के चंद्रमाओं पर अलग अलग मिशंस में। उनके रेफरेंस काफ़ी मजबूत थे और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि गहन स्पेस के इंसानी शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों पर की गई उनकी रिसर्च अब मेडिकल स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। डॉक्टर को मिशन पर जाने के लिए राज़ी करना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फिर भी इस काम के लिए डायरेक्टर श्रीनिवास को खुद आगे आना पड़ा था। ये बात और थी कि अधिकतर मेडिकल प्रोसीजर्स रोबोट्स के द्वारा ही संचालित किए जाने वाले थे और थोड़े बहुत काम नर्सों द्वारा किए जाने थे। अगला काम था साइंस टीम के नेता को चुनना। दुर्भाग्य से कोई भी अकेला आदमी इस काम के लिए पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा था। स्पेस की खोज के इस मिशन के लिए कई तरह की योग्यताओं की ज़रूरत थी। खगोल भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री, खगोल जीव विज्ञानी, बाह्य जीव विज्ञानी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, भूविज्ञानी और बहुत सारे अन्य। काफ़ी खोजबीन के बाद अनारा ने निश्चय किया कि इस बात पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इतने सारे एक्सपर्ट्स को हैंडल नहीं कर सकती थी। इसकी बजाय अच्छा होगा अगर वो उनमें से ही किसी एक को पूरी टीम के मुखिया की पदवी दे दे। अंत में ये फैसला किया गया कि कुल 4 लोग होंगे, जिनमें से 3 होंगे वैज्ञानिक और 1 खगोल शास्त्री। इस टीम का लीडर बनने के लिए चीन की डॉक्टर लियान को नामित किया गया था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो और भी कई तरह के विज्ञानों में एक्सपर्ट थीं और रिसर्च की दुनिया में उनका बड़ा ही नाम था। हालांकि वो स्पेस में कभी मार्स से आगे नहीं गई थीं और इसलिए उनको ये सब सिखाना और ट्रेनिंग देना अनारा की जिम्मेदारी था। उसकी टीम धीरे धीरे शेप ले रही थी और अब अनारा
उन सामानों की लिस्ट बनाने के लिए भी कुछ टाइम बिता सकती थी जो उन्हें 1 साल तक स्पेस में रहने के लिए चाहिए होंगे। चूंकि दोबारा सप्लाई का तो कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए उन्हें प्लूटो पर सामान चढ़ाने उतारने का पॉइंट बनाने की ज़रूरत थी। सारी रसद के साथ एक ड्रोन शिप को अंतरिक्ष से पहले वहां भेजा जाना था, जो वहां जाकर सामान छोड़कर आता। सोलर सिस्टम के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अंतरिक्ष को वहां से यह सामान ले लेना था। वापसी यात्रा के लिए भी यही प्रोसीजर दोहराया जाना था। बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ज़रूरी सामान की बड़ी मात्राओं को अंतरिक्ष में ना ले जाना पड़े, इसलिए सारी प्रक्रियाओं और सब प्रोडक्ट से पानी और ऑक्सीजन को दोबारा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। स्पेस में इतने साल बिताने के बाद अब इंसानों ने वहां उपयोग किए गए पानी और ऑक्सीजन की एक एक बूंद को रिसाइकल करने की कला बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी। हवा और इंसानी मल से नमी को वापस प्राप्त करना एक साधारण सी बात हो चुकी थी। फ्यूल सेल से पानी को भी दोबारा प्राप्त किया जाता था। ये काम अनारा शिप के डिज़ाइनर्स को सौंपने वाली थी और इस बारे में उसे कोई खास चिंताएं नहीं थीं। ज़्यादा मात्रा में ताज़ा खाना ले जाना संभव नहीं था, लेकिन कॉन्सेंट्रेट या गोलियों के रूप में या फिर डिहाइड्रेट की गई फ्रोज़न विधि से जमाई हुई खाने की चीज़ें काफ़ी थीं। प्रोटीनों, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बेस स्टॉक से प्रिंटेड खाना भी उपलब्ध था, लेकिन शिप की एनर्जी बचाने के लिए इसे कम से कम रखा जाना था। शिप पर थोड़ा बहुत खाना पकाया भी जा सकता था। दवाइयों और दूसरे डॉक्टरी सामान की सप्लाई काफ़ी ज़रूरी थी और वो इस इंतज़ार में थी कि डॉक्टर खान आकर साथ ले जाने वाले उपकरणों और सामान को अप्रूव कर दें। एक अलग मेडिकल बे शिप के डिज़ाइन का ही एक हिस्सा था। शिप का डिज़ाइन बनाने वाले इंजीनियरों के साथ मिलकर अनारा को शिप के वज़न और प्रोपल्शन के आंकड़ों को भी चेक करना था। शिप के लॉन्च और यात्रा के हर छोटे बड़े पहलू के लिए पहले से ही प्लानिंग की जानी थी, क्योंकि एक बार गहन स्पेस में जाने के बाद वो किसी भी तरह की मदद की उम्मीद तो नहीं ही कर सकते थे। अध्याय 12। साल 2117। हमला। सामने वाले शिप पर होने वाली किसी हलचल के इंतज़ार में बैठे हुए उंगलियां चटकाते रहने से अब अनारा को चिढ़ होने लगी थी। एलियन शिप से उनका सामना हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। पूरे शिप पर टेंशन का माहौल था। अब वो यहाँ अनंत काल तक तो रह नहीं सकते थे, तो उसे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। कैप्टन की अपनी कुर्सी पर बैठी अनारा होंठ चबाते हुए शून्य में निहार रही थी। रायन की शिफ्ट शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन वो उसे जल्दी भी बुला सकती थी। उसने फैसला कर लिया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसने आदेश दिया, नारद, पूरी टीम को अभी स्टेशन पर आने के लिए कहो, और मनीषा, शिप तक उड़ान के लिए तैयारी करो। स्पीड कम रखना और अगर ज़रूरत पड़े तो सब लाइट के लिए तैयार रहना। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम हो। ठीक है मैम, मनीषा ने कहा और कंप्यूटर में कमांड्स को फीड करना और सिस्टम को चेक करना शुरू कर दिया। तनाव भरे माहौल में भी मनीषा जिस शांति से काम करती थी, उस बात ने अनारा को उसका कायल बना दिया था। पूरी यात्रा के दौरान संकट के क्षणों में उसने हर बार जिस धैर्य का परिचय दिया था वो उसकी उम्र के एकदम विपरीत था और इसी बात ने उसे टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया था। जब रायन, माधवन और मेजर ने ऑपरेशन सेंटर में प्रवेश किया तो होलो प्रोग्राम की गई वेलोसिटी और पहुंचने के टाइम के साथ एलियन शिप तक जाने के वेक्टर को दिखा रहा था। कमांडर, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। मनीषा, रावत, तुम लोग भी आओ। अनारा ने टीम को अपने निर्णय के बारे में विस्तार से बताया। सब लोगों ने सिर हिलाते हुए योजना के लिए सहमति दे दी। अनारा ने कहा, लेकिन हम सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। अगर ये लोग संपर्क बनाना चाहते तो उन्होंने अब तक कुछ ना कुछ ज़रूर किया होता, लेकिन क्योंकि किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि वो हमारा बिहेवियर देख रहे हैं और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं, या फिर उनका कोई और एजेंडा है जो हमारी समझ से बाहर है। चाहे दोनों में से जो भी बात हो, लेकिन हम हमेशा तो यहाँ बैठे नहीं रह सकते। तो कमांडर, तुम मनीषा के साथ स्टीयरिंग हिस्से में रहोगे। स्पीड पर पूरा कंट्रोल रखना और अगर ज़रूरत पड़े तो भागने के लिए तैयार रहना।
ऐसी सिचुएशन हमारे सामने पहली बार आई है और इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। उनका शिप हमारे शिप से बड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास उपकरण भी हमसे ज़्यादा होंगे। मेजर, आपकी तैयारी कैसी है? मेजर रावत ने जवाब दिया, सारी लेज़र तोपें तैयार हैं कैप्टन। तोपों के रिचार्ज होने से पहले हम फुल पावर पर सिर्फ 2 शॉट मार सकते हैं, इसलिए मैंने उनको पल्स मोड पर सेट कर दिया है। इसमें पावर तो कम रहेगी लेकिन हम ज़्यादा शॉट मार पाएंगे। अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहें तो दोनों मोड्स के बीच अदला बदली करने के लिए कुछ सेकंड का ही वक्त लगेगा। सिक्योरिटी टीम अभी भी स्टैंड बाय पर है। मुझे नहीं लगता कि इस समय उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सही कहा तुमने मेजर, लेकिन वो सिर्फ तब तक जब तक इन लोगों ने स्टार ट्रैक जैसे कोई बड़े ट्रांसपोर्टर ना बना रखे हों। अगर ऐसा है तो फिर तो ये मीटिंग वीडियो पर ही होगी। सिक्योरिटी के लिए कोई और सुझाव? नहीं कैप्टन, हालांकि मैं बता दूं कि प्रोटोकॉल के अनुसार यदि उनसे हमारा संपर्क होता है तो हमें हमारे क्रू, हथियारों और क्षमताओं के बारे में कोई भी बात करने से बचना चाहिए। ठीक है मेजर। संपर्क सिस्टम के इंजीनियरिंग विभाग में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है माधवन। उन्हें जांचने का समय आ गया है। रेफरेंस के लिए प्रोटोकॉल शीट को डिस्प्ले पर डाल दो। मुझे सारे इंजन भी फुल पावर पर तैयार चाहिए। तो अब सब कुछ तय हो गया है टीम। सारे स्टेशंस पर अपने आदमियों को तैनात कर दो और सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दो। पॉइंट को 1000 किलोमीटर पर रखते हुए हमें स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। हमें पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है और हर परिस्थिति के लिए तैयार। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो हो सकता है कल हम अपने पहले एलियन डेलीगेशन के लिए डिनर की तैयारी कर रहे हों। उड़ान की तैयारी पूरी हो गई और मनीषा ने शिप को फ्लाइट मोड में डाल दिया। उसने कंट्रोल्स को आंशिक रूप से मैनुअल मोड में रखा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो 1 ही सेकंड में कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। उसका हाथ कंट्रोल पैड में था जिसे खास उसके ही हाथ के नाप से बनाया गया था और इस्तेमाल करने में वो बड़ा ही कंफर्टेबल था। उसकी सतर्क आंखें लगातार अलग अलग स्क्रीनों का जायजा ले रही थीं। वेलोसिटी को उसने स्थिर रखा हुआ था। आगे के हिस्से में लगे पोर्ट एक दूसरे से मिलकर एक हो गए और उनकी प्रगति और कई अन्य तरह का डेटा दिखाने लगे। कई काम एक साथ करते हुए भी उसकी सतर्कता में कोई कमी नहीं आई थी। वो पूरी तरह चौकन्नी और किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। अनारा ने शिप के ब्रॉडकास्ट सिस्टम को खोल दिया। जो परिस्थिति बन रही थी उसके बारे में उसके पूरे क्रू को जानकारी होना ज़रूरी था। उसकी आवाज़ सिस्टम पर गूंजने लगी, सब लोग ध्यान से सुने। जल्द ही हम एलियन शिप के पास पहुंच जाएंगे। हम वहां मौजूद लोगों से संपर्क बनाने और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा को हकीकत में बदलने के लिए आप सब लोगों ने बहुत अधिक मेहनत की है और अब हम सब अपने सपने के बहुत करीब हैं। लेकिन फिर भी अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। अगले कुछ घंटों तक मैं आप सब लोगों से इस पर पूरा ध्यान देने की उम्मीद करती हूँ। आज हम सब मिलकर इतिहास रचने वाले हैं। अनारा आउट। ब्रिज पर माहौल कैप्टन के कहे गए इन खुशनुमा शब्दों से बिल्कुल उल्टा था। जैसे जैसे अंतरिक्ष आगे बढ़ रहा था, शिप पर बिल्कुल चुप्पी छाने लगी। सब लोगों की नज़रें अपनी अपनी स्क्रीनों पर जमी थीं और उंगलियां अपने अपने कीबोर्ड्स पर नृत्य कर रही थीं। मनीषा दूरी पर लगातार नज़र रखे हुए थी और जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे वो धीरे धीरे वेलोसिटी कम करती जा रही थी। एलियन शिप के अगले हिस्से से 1000 किलोमीटर की निर्धारित की गई दूरी पर जाकर शिप पूरी तरह रुक गया। अनारा ने कहा, अपनी पोजीशन पर ही रहना मनीषा, हमने अपना कदम बढ़ा लिया है। अब हमें उन्हें जवाब देने का एक मौका और देना चाहिए। अब दोनों शिप खेल के मैदान में आमने सामने खड़े ग्लैडिएटर्स की तरह एक दूसरे के सामने अंतरिक्ष में तैर रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ उन्हें देखने के लिए दर्शकों की भीड़ मौजूद नहीं थी। उसके बाद भी नतीजे कुछ कुछ वैसे ही हो सकते थे, एक ग्लैडिएटर की मौत और दूसरे की जीत। कुछ दूरी पर चमकते सितारे पहली बार मिलने जा रही 2 अजनबी सभ्यताओं के बीच फैले इस सस्पेंस के अनुरूप ही माहौल बना रहे थे। दोनों जहाज़ों की आकृतियां एक दूसरे के बिल्कुल उलट थीं। एक सॉफ्ट लाइनों और पूरे हल पर फैली लाइटों वाला था और दूसरा तीखी एरोडायनेमिक लाइनों वाला, अंधेरा और बिल्कुल शांत। ऑपरेशन सेंटर में अगले 15 मिनट बिल्कुल चुप्पी के बीच गुजरे।
अनारा बेचैन हो रही थी। ये लोग आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और फिर उसने उन्हें अपने वहाँ पहुँचने की सूचना देने का निर्णय किया। माधवन, हमें ट्रांसमिशन के लिए लाइटों को सेटअप करना होगा। पहला सेट होगा 1 और 0। इंजीनियर ने कंट्रोल पैड के कुछ बटन दबाए और हाई बीम वाली लाइटों के 2 सेट हल से बाहर निकले। उसने उनकी लाइट चालू की, 1 सेकंड के लिए उसे रोक कर रखा और फिर 1 और 0 पोजीशन दिखाने के लिए बंद कर दिया। सब लोगों ने उत्सुकता से प्रतिद्वंद्वी की तरफ देखा, लेकिन एलियन शिप अभी भी शांत खड़ा था। सीक्वेंस को दोहराते रहो, अनारा ने ऑर्डर दिया। माधवन ने 1-0 सीक्वेंस को 3 बार दोहराया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। अनारा ने एक ठंडी आह भरी। ठीक है माधवन, हम सिग्नल देना शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 1। पिछले कई दशकों में धरती पर अधिकतर ट्रांसमिशंस और जानकारी के आदान प्रदान के प्रोटोकॉल्स का मानकीकरण कर दिया गया था। पूरी दुनिया में सिग्नल भेजने वाले और रिसीव करने वाले सभी यंत्रों को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया गया था, जिससे जानकारी का आदान प्रदान लाइट की स्पीड पर हो सके। हालांकि मिशन की तैयारी के वक्त वे ये मानकर चल रहे थे कि कोई भी एलियन यदि शिप को मिलता है तो वो एक पूरी तरह से अलग तरीके के ट्रांसमिशन का उपयोग करेगा, और इसीलिए नारद में कई लगातार चलने वाले तंत्र प्रोग्राम किए गए थे और ट्रांसलेशन के एल्गोरिदम 2 तरफा बातचीत में कैप्टन की मदद करने वाले थे। माधवन ने सीक्वेंस में सारी फ्रीक्वेंसी रेंजों में एक बार फिर से 1-0 ट्रांसमिट किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। कैप्टन ने आदेश दिया, इस बार हम विजुअल और EM पर SOS ट्रांसमिट करेंगे माधवन। लाइट के कंपन ने अपनी सीक्वेंस बदली और साथ ही EM का सिग्नल भी बदल गया। रायन ने कहा, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं है कैप्टन। विजुअल को सिक्योर करो रायन, EM ट्रांसमिट करते रहो। इस बार पहला ग्रीटिंग सिग्नल भी भेज दो। तभी मनीषा की आवाज़ सुनाई दी, कैप्टन देखिए, शिप की स्थिति में एक छोटा सा बदलाव आया है। मेरी रीडिंग शिप पर गर्मी का लेवल बढ़ा हुआ दिखा रही है। शायद वे प्रोपल्शन चालू कर रहे हैं। और तभी एक शक्तिशाली लाल बीम अचानक एलियन शिप से निकली और धरती वाले शिप की तरफ तेजी से बढ़ी। मनीषा का हाथ अभी भी कंट्रोल पैड पर था और उसने सहज ज्ञान से एक झटके से शिप को बीम से दूर हटा दिया। शिप के यूं अचानक कलाबाजी खाने के कारण ऑपरेशन सेंटर के सारे अलार्म बजने लगे और वहां खड़े सब लोग या तो लड़खड़ा गए या नीचे गिर गए। इतने में एक और शॉट अंतरिक्ष के बिल्कुल नज़दीक से गुजर गया। रायन चिल्लाया, ये क्या मुसीबत है? क्या उन्होंने हम पर हमला किया है? अनारा ने आदेश दिया, लगता है ये लड़ना चाहते हैं। मेजर, तोपें चालू करो। रावत पहले से ही तैयार था और जब वे रुके थे तभी उसने सिस्टम के अंदर रेंज में पंच कर दिया था। हालांकि मनीषा द्वारा ली गई कलाबाजी के कारण उसका निशाना बुरी तरह से चूक गया था। दुश्मन की इन भारी भरकम लाल बीमों के सामने उसकी लेजर टॉर्च की रोशनी जैसी दिखाई दे रही थी। अनारा चिल्लाई, टर्न अराउंड मनीषा, नाउ। रायन, नया रास्ता 180 डिग्री रिवर्स। इस सारी अफरा तफरी के बीच लोग नए आदेशों का पालन करने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि शिप के इंजन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए। तभी एक और लाल बीम शिप की तरफ लपकी और शिप के मुड़ जाने के कारण एक बार फिर से उसका निशाना चूक गया। मनीषा ने अंतरिक्ष को एक नए रास्ते पर डाल दिया और सब लाइट का बटन दबा दिया। स्पीड में अचानक आई इस तेज़ी के कारण जब तक कृत्रिम ग्रेविटी नई स्पीड के साथ एडजस्ट हुई, क्रू के लोग अपनी सीटों से जा टकराए। शिप ने अपने पुराने रास्ते पर फिर से दौड़ लगा दी। अनारा ने पूछा, क्या वे हमारा पीछा कर रहे हैं? नहीं कैप्टन, वे भी वापस मुड़ गए हैं और लगता है कि वे प्रॉक्सिमा की तरफ जा रहे हैं। रायन ने कहा, मनीषा, स्पीड और बढ़ा दो। हमारे बीच की दूरी थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। ये कहते हुए अनारा की आवाज़ में हल्का सा कंपन था, लेकिन वो तेज़ी से खुद पर कंट्रोल कर रही थी। उसकी पहली लड़ाई में ही उसे पीछे हटना पड़ा था, लेकिन कम से कम उसका शिप सुरक्षित था। उसका क्रू और शिप उसकी पहली प्राथमिकता थे। उन्हें एक जाल में फंसाया गया था और इस बार उसे पीठ दिखाकर भागना पड़ा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर से वापस ज़रूर आएगी। अध्याय 13। 20 साल पहले, साल 2097,
VSSC तिरुवनंतपुरम। अनारा भारत के दक्षिण में बने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के असेंबली एरिया में दाखिल हुई। अंतरिक्ष यानों को बनाने के लिए बना उच्च दर्जे वाला ये सेंटर पिछले 150 सालों से भारत के अंतरिक्ष खोज के प्रयासों में सबसे आगे रहा था। RH-75 रॉकेट के लॉन्च से लेकर 2034 में दोबारा प्रयोग हो सकने वाली लॉन्च शटल गंगा के निर्माण तक कई चीज़ों को सबसे पहले बनाने का श्रेय इसे जाता था और यही वो जगह थी जहां पर अंतरिक्ष का निर्माण किया जा रहा था। वैसे तो ये ISC के सीधे अधिकार क्षेत्र के अंदर था, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट से ज़्यादा जुड़े होने के कारण काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट भी था। गहन स्पेस कार्यक्रम के लिए उसके एक एकांत कोने में खास असेंबली एरिया बनाया गया था। हर किसी के इस एरिया में जाने पर प्रतिबंध था और इस लेटेस्ट प्रोग्राम को VSSC के डायरेक्टर डॉक्टर प्रत्यूष खुद पर्सनली संभाल रहे थे। असेंबली एरिया के प्रवेश द्वार पर वे अनारा से मिले और दोनों साथ साथ उनके ऑफिस की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते में वो उस विशाल एरिया में चल रही अलग अलग गतिविधियों के बारे में अनारा को बताते रहे। इतने बड़े पैमाने पर चल रहे काम को देखकर अनारा अभिभूत थी। यहाँ ड्रोन, रोबोट और इंसान तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे थे और इस पूरी निर्माण प्रक्रिया में इन सब के बीच इतना बढ़िया तालमेल था कि अनारा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। स्पेसशिप के आकार लेते अलग अलग हिस्सों में से कई को वो पहचान भी पा रही थी। प्रत्यूष ने उसे बताया कि इंजन और पावर प्लांट बेंगलुरु के निकट बने VSSC की दूसरी यूनिट में बन रहे थे। जब वे उनके ऑफिस में घुसे तो उसने वहां अलग अलग स्टेशनों पर कई टेक्नीशियंस को बैठे और काम करते हुए पाया। प्रत्यूष ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। वहां लगी अलग अलग स्क्रीनें प्रोजेक्ट के अलग अलग चरणों को दिखा रही थीं और उनके सामने लगा बड़ा सा डिस्प्ले लॉन्च के टाइम को दिखाती हुई एक काउंटडाउन घड़ी के साथ शिप के तैयार हिस्से को दिखा रहा था। प्रत्यूष ने कहना शुरू किया, तुम्हें दोबारा यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ कैप्टन अनारा। मैं समझता हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ तिरुवनंतपुरम आने के लिए तैयार हो। ट्रेनिंग फैसिलिटी और तुम्हारे क्रू और सहायक टीम के लिए क्वार्टर्स भी तैयार कर दिए गए हैं। ट्रेनिंग और टेस्ट फ्लाइटों की पूरी अवधि के दौरान डॉक्टर कुमारन तुम्हारे साथ काम करेंगे। थैंक्स डॉक्टर, मेरी टीम तैयार हो रही है और सभी मेन मेंबर्स आज यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं थोड़ा पहले आ गई हूँ ताकि उनके बारे में आपको बता सकूँ। अनारा ने अपने द्वारा टीम में चुने कुछ सदस्यों के बारे में डॉक्टर प्रत्यूष को बताया। रायन और डॉक्टर लियान थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले थे, जबकि माधवन पहले से ही VSSC की कंस्ट्रक्शन टीम के साथ काम कर रहा था। बाकी लोगों का इंतज़ार करते हुए अनारा और प्रत्यूष अब तक की प्रगति की समीक्षा करने लगे। जल्दी ही रायन, माधवन और डॉक्टर लियान भी आ पहुँचे। अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद काम की बात शुरू हो गई। डॉक्टर प्रत्यूष ने पूछा, मैंने जो एक बेसिक डिज़ाइन बनाकर भेजा था उसे तो आप सब लोगों ने अच्छी तरह से देख और समझ लिया ही होगा। सब ने हाँ में सिर हिलाया। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने स्पेसशिप के डिज़ाइन के बारे में बात करने के लिए अच्छा खासा समय निकाल लिया था और वो एक पूरे तकनीकी विचार विमर्श के लिए तैयार होकर आए थे। कई दूसरे वैज्ञानिकों से अलग डॉक्टर प्रत्यूष को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करना पसंद था और वहाँ आने वाले लोगों को सेंटर की खासियतों के बारे में बताने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। अनारा ने जवाब दिया, हमने सारे खाके को अच्छी तरह से समझ लिया है डॉक्टर। हमें कुछ डाउट भी थे जिनको माधवन ने दूर कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हम फ्लोर पर जा सकते हैं और असली कंस्ट्रक्शन काम को देख सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार ये तुम्हारा ही तो शिप है भाई, एक ज़ोरदार ठहाके के साथ डॉक्टर ने कहा और उन्हें ऑफिस से बाहर फ्लोर पर ले जाने के लिए उठ खड़े हुए। असेंबली फ्लोर पर आकार लेते हुए शिप को देखकर वे इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। ये शिप बहुत ही ज़्यादा विशालकाय आकार का था, जो कि उसके करीब करीब तैयार हो चुके ढांचे से पता चल रहा था। डॉक्टर प्रत्यूष ने उन्हें शिप के अलग अलग हिस्सों के बारे में समझाया और जिन हिस्सों के लिए माधवन खास तौर पर एक्साइटेड था उनके बारे में उसने विस्तार से उन्हें बताया। शिप पर 3 अलग अलग लेवल होंगे। सबसे ऊपर होगा कमांड लेवल, उसके बाद रहने की जगह और सबसे नीचे होगा पावर और दूसरे सिस्टम्स का लेवल।
हर लेवल पर बीच में एक कॉरिडोर होगा जिसमें हल के साथ साथ चलने वाले बाहर निकलने के 2 पैरेलल रास्ते होंगे। एक दूसरे को क्रॉस करते कॉरिडोर्स से शिप के बाकी हिस्सों में जाया जा सकेगा। रायन ने सवाल किया, अच्छा, क्रू के लिए क्वार्टर किस तरह बनाए गए हैं डॉक्टर? डॉक्टर प्रत्यूष ने एक डिस्प्ले को वहां आने का इशारा किया और उस पर शिप के प्लान को खोल लिया। फिर उंगली से इशारा करते हुए उन्होंने बताया, ये जो आप देख रहे हैं ये शिप का लेवल 2 है और ये हैं क्रू के क्वार्टर्स। हमने अलग अलग साइज के केबिन बनाए हैं और एक सोने की जगह भी बनाई है। गुंबद को शिप के सेंटर में बनाया गया है क्योंकि क्रू के लोगों का काफ़ी समय यहाँ पर सोते हुए एक ही जगह में बीतने वाला है और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से हमने इसे एकदम सेंटर में रखा है। अनारा ने मजाकिया लहजे में कहा, ये क्वार्टर तो मेरे उस पूरे शिप से भी बड़े दिखाई दे रहे हैं जिस पर मैं पहली बार मार्स की फ्लाइट पर गई थी। डॉक्टर को हंसी आ गई। उसने कहा, पिछले कुछ सालों में तकनीक ने काफ़ी ज़्यादा उन्नति की है और वैसे भी ये धरती पर बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा शिप है। और हाँ, फाइनल असेंबली का काम हम चांद पर ही पूरा करेंगे क्योंकि उससे काम तेज़ी से भी होगा और वहाँ से टेक ऑफ करना भी ज़्यादा आसान रहेगा। इस लेवल पर सारे क्रू के लिए एस्केप पॉड भी बनाए गए हैं। तुरंत पहुँच के लिए हेवन या शरण लेने की जगहें बनाई गई हैं जिन्हें पूरे शिप पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसी एक हिस्से में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्रू के लोग सबसे नज़दीकी हेवन में शरण ले सकते हैं। इस हेवन में वे 2 हफ्ते तक सेफ रह सकते हैं और एक बढ़िया कंट्रोल सिस्टम के द्वारा शिप के बाकी लोगों से और बाहर की दुनिया से संपर्क भी बनाए रख सकते हैं। बढ़िया। और मेन कंप्यूटर कहाँ है डॉक्टर? रायन ने पूछा। इसमें कोई एक सेंट्रल कंप्यूटर कोर नहीं है कमांडर। कंप्यूटर की पावर पूरे शिप पर एक समान डिस्ट्रीब्यूट की गई है और कोर पावर को इसके मेन काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सब एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। क्वांटम नेटवर्क सभी कोरों में बराबर लोड बांट देता है और एक तरह से इसमें कई बिल्ट इन फालतू चीज़ें हैं। ये किसी भी शिप पर लगाया गया अब तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होने वाला है। और हाँ डॉक्टर लियान, यहाँ पर आपके काम करने के लिए लैब्स बनाई गई हैं, यानी वैज्ञानिक निगरानी और एक्सपेरिमेंट्स के लिए। किसी भी तरह के टेस्ट के लिए आपको जिन जिन उपकरणों की ज़रूरत पड़ सकती है हमने उन सभी को यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्लान बनाया है। साथ ही यहाँ पर सैंपल्स को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर पर कंट्रोल किए गए चैम्बर भी हैं। और अगर कहीं भाग्यवश आप लोग बायोमैटर ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो उसे भी आप यहाँ रख पाएंगी। मेडिकल सेंटर में एक साथ 5 तक मरीज रखे जा सकते हैं। साथ ही इसमें 2 इंटेंसिव केयर विभाग और स्वतंत्र रूप से काम कर सकने वाले मेडिकल रोबोट भी हैं। इमेजिंग के सारे स्टैंडर्ड समाधानों के लिए पहले से ही योजना तैयार की जा चुकी है और एक बार आपके अपने डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ फाइनल कर देंगे। इस पॉइंट पर माधवन बीच में कूदा। कंट्रोल सिस्टम को स्टैंडर्ड इंटरफेसेस पर डिज़ाइन किया गया है। आपके शरीर में ईयरफोन फिट किए जाएंगे जिनसे आपस में बात की जा सकेगी। असली चुनौती होगी शिप से धरती पर संपर्क करना। इसके लिए हमने 3 तरफा प्लान बनाया है। पहला, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन जनरल वेवलेंथ पर होगा, लेकिन इसे रिसीव करने का टाइम लंबा होगा। दूसरा, हमारे पास मिलिट्री रिसर्च से अभी तक FTL ट्रांसमिशन का पूरा ब्यौरा नहीं आया है, उसे शामिल किया जाना ज़रूरी है। और अंत में डेटा इकट्ठा करने, स्टोर करने और आगे भेजने के काम को सुनिश्चित करने के लिए हम सोलर सिस्टम के छोर पर ड्रोन स्टेशन बनाएंगे। और ये सब कुछ इतनी ज़्यादा मात्रा में इसलिए किया गया है ताकि हम सारे ट्रांसमिशन को कैच कर सकें। अनारा ने सवाल किया, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ कि एक बार हीलियोपॉज की बाउंड्री तक पहुंच जाने के बाद बेस से हमारा संपर्क टूट जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक कैप्टन। FTL संपर्क पर कुछ काम किया तो जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी सिर्फ थ्योरी ही है, डॉक्टर प्रत्यूष ने जवाब दिया। असल में अनारा जानती थी कि इंटरस्टेलर यात्रा में उसकी पहले की गई यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं थीं और उसे सफ़र के दौरान कभी बीच में इमरजेंसी में धरती से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। FTL ट्रांसमिशन को इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी था
और इसके लिए अब उसे लग रहा था कि उसे डायरेक्टर श्रीनिवास पर ही प्रेशर डालना होगा। कोई भी शिप अपने पावर सिस्टम्स के साथ FTL स्पीड पर उड़ सकता था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट से तेज चलाने की कोशिश करना एक अलग बात थी। रायन और माधवन सब सिस्टम्स के असेंबली एरिया को चेक करने के लिए उस तरफ चले गए। डॉक्टर लियान अपने साइंस स्टेशन के विवरण की पुष्टि करने के लिए वापस ऑफिस की तरफ बढ़ गईं। उन्हें VSSC के उन लोगों के साथ काम करना था जो जल्दी ही उन्हें ज्वाइन करने वाले थे। वो एक काफ़ी योग्य स्कॉलर थीं और उन्होंने इस मिशन के लिए हामी सिर्फ इसलिए भरी थी ताकि उन्हें खुद डेटा इकट्ठा करने का मौका मिल सके। उन्हें इंचार्ज के रूप में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अपनी लैब में अकेले काम करते हुए सबसे ज़्यादा खुश रहती थीं। बाकी लोग उन्हें घुसपैठियों जैसे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बेमन से ही उनके साथ काम करना सीख लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि ये मिशन भी एक सामान्य मिशन होने वाला है और इस दौरान इकट्ठे किए डेटा से वे अंतरिक्ष विज्ञान के अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगी और हो सकता है कि धरती और यूनिवर्स की उम्र के बारे में उन्हें वहाँ कोई बढ़िया सी जानकारी भी मिल जाए। शिप को निहारती अनारा के मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थीं। वो अब उसकी कमांड को अच्छी तरह जान गई थी और उसका अधिकतर विवरण उसे मुँह ज़बानी याद हो गया था। इस शिप को उड़ान के लिए तैयार होने से पहले अभी बहुत काम किया जाना बाकी था। सबसे पहला काम ये सुनिश्चित करना था कि शिप को उड़ाने के हर पहलू के बारे में क्रू के हर सदस्य को परफेक्ट होने की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आखिरकार वे सब पूरे विश्व की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और महान यात्रा पर जो जा रहे थे। अध्याय 14। साल 2117। नतीजे। अंतरिक्ष अब हमले की जगह से 1 अरब किलोमीटर दूर आ गया था और अपनी पोजीशन पर स्थिर खड़ा था। अनारा अपने कैबिन में थी और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वहाँ से भागने के लिए नहीं बल्कि अपनी असावधानी के लिए। वो जानती थी कि उसके दोनों फैसले एकदम सही थे, अनजान शिप तक जाने का भी और हमला होने पर पीछे हट जाने का भी। ये तो साफ हो गया था कि सामने वाला या तो उनसे ज़्यादा ताकतवर था या फिर अपने ज़्यादा ताकतवर हथियारों के दम पर उनको वहाँ से भगा देना चाहता था। जो बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि कोई भी एलियन सभ्यता भला ऐसा क्यों करेगी कि पहले तो धरती पर संदेश भेजे और फिर उनके संदेश का जवाब देने के लिए आ रहे शिप पर पलटकर हमला कर दे। अगर वो लोग मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने वापस सिग्नल भेजा ही क्यों? और फिर जब एक बार उन लोगों को ये पता चल गया कि अनारा के शिप में पलटकर वार करने की ताकत नहीं है तो उन्होंने आगे बढ़कर शिप को नष्ट क्यों नहीं कर दिया और उनको भागने का मौका क्यों दिया? इन सारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपने सामने मौजूद ऑप्शंस पर विचार कर रही थी। उसके हथियार बहुत ही मामूली से थे और उनको अपडेट करने का भी उसके पास कोई साधन नहीं था। उसका शिप FTL पर सिर्फ एक सीमित समय के लिए यात्रा कर सकता था और उस समय के दौरान उसका पूरा क्रू कुछ भी करने की हालत में नहीं होता था। उन्हें एलियनों की क्षमताओं का भी जरा भी अंदाजा नहीं था। अंतरिक्ष का ये हिस्सा भी उनके लिए अनजाना था। आसपास कोई स्टार सिस्टम या कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां दुश्मन का शिप दोबारा आ जाने पर वो छुप सकें। अब सिचुएशन ये थी कि उनके पास ना तो भागने के लिए कोई जगह थी और ना ही लड़ने के लिए कोई हथियार। वो अपने केबिन के बड़े पोर्ट के पास गई और उसने उसे एक स्क्रीन में तब्दील कर दिया। बाहर छाया शांतिपूर्ण अंधेरा उस खतरे को झुठला रहा था जिसका सामना वो और उसके क्रू के लोग कर रहे थे। जहाँ तक नजरें देख सकती थीं उससे करोड़ों मील दूर कहीं एक छोटा सा नीला ग्रह था जो उसका घर था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस धरती पर लौट जाना कितना आसान होगा। उसे पूरा विश्वास था कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो घर वापस लौटने का फैसला करती है तो कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन क्या वो खुद अपने आप को इस बात के लिए कभी माफ़ कर पाएगी कि खतरे का पहला निशान देखते ही वो पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई और उसने उस खतरे का सामना ही नहीं किया? और फिर एक दूसरी बात ये भी थी कि इस मिशन के फेल हो जाने पर अगले कई सालों तक दूसरे मिशन के शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं थी
जब तक कि शिप इस खतरे को झेलने के लिए तैयार नहीं हो जाता। फिर इस घटना से धरती पर जो प्रभाव पड़ते उनके बारे में भी वो चिंतित थी। डर और कंफ्यूजन तो मामूली बातें थीं। अपने खोल में बंद रहकर ही खुश रहने वाले कुछ कूपमंडूक लोग शायद सरकार पर दबाव डालकर इस पूरे स्पेस प्रोग्राम को ही बंद करवा देंगे। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए सालों तक की गई सारी इंसानी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और ये सब कुछ होगा सिर्फ उसके वापस चले जाने के कारण। शिप की नेता के रूप में अपने क्रू के प्रति वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन उन लोगों ने भी इस मिशन से जुड़े खतरों को समझा और स्वीकारा था। लेकिन क्या सिर्फ इसी बात के कारण वो उन सबकी जान को खतरे में डाल सकती थी, एक ऐसे युद्ध में शामिल होकर जिसे शायद वो कभी नहीं जीत सकते थे? वो अच्छी तरह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका क्रू उसके हर आदेश का पालन करेगा, लेकिन नतीजों की जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। आज तक कभी उसके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। क्या इतने सारे लोगों की मौत का बोझ अपने कंधों पर लेकर वो जी पाएगी? पोर्ट से हटकर वो पीछे घूमी और एक डिस्प्ले को अपनी तरफ खींचते हुए कुर्सी पर बैठ गई। डेटा को ध्यान से देखते वक्त वो यही सोच रही थी कि ऐसी स्थिति में अब क्या किया जा सकता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनसे उनका सामना हुआ वो प्रॉक्सिमा या फिर जिन लोगों से ये संपर्क करने आए थे वहां से आया ही ना हो। अब क्योंकि वो शिप उन्हें प्रॉक्सिमा सेंटोरी के रास्ते में मिला, तो सिर्फ इसीलिए उन्होंने ये मान लिया कि ये प्रॉक्सिमा से ही आया है। लेकिन अगर वो प्रॉक्सिमा से आया ही ना हो तो, अगर वो किसी दूसरे ग्रह से आया हो तो, इसीलिए शायद उन्होंने उनके भागने पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। जीएमआरटी में डॉक्टर आर्यन और अपनी टीम के साथ हुई बातें उसके जहन में घूमने लगीं। मिले हुए संदेश के प्रॉक्सिमा सेंटोरी से होने की संभावना के बारे में उन्होंने न जाने कितनी सौयों बार बात की थी। हालांकि सारी चीज़ें इशारा यही कर रही थीं कि सिग्नल प्रॉक्सिमा बी से ही आए हैं, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी तो नहीं ली जा सकती थी कि प्रॉक्सिमा बी पर जीवन मौजूद है ही। ये प्लूटो पर बने धरती के स्टेशन जैसा कोई रिपीट करने वाला स्टेशन भी तो हो सकता था। इस संभावना पर भी उस टाइम काफ़ी विचार किया गया था, लेकिन और कोई जानकारी ना होने की वजह से उन्हें इसी अंदाजे के सहारे आगे बढ़ना था। उसका काम था सिग्नल के सोर्स को ढूंढना और जिसने भी उसे भेजा है उससे संपर्क बनाना। वे लोग ये मानकर चल रहे थे कि सिग्नल जहाँ से आया है उसे भेजने वाले भी उसी जगह पर मिलेंगे। इसके पीछे थ्योरी ये थी कि पूरी गैलेक्सी में स्पेस में सफ़र कर सकने लायक सभ्यताएं बस गिनी चुनी ही होंगी, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना मिशन डिज़ाइन किया था। धरती के सबसे बुद्धिमान लोगों ने इस विचार का समर्थन किया था। अब अगर ये बात ठीक थी तो इस बात की पूरी संभावना थी कि दुश्मन भी इस बात को जानता होगा, और इसीलिए दूसरी जाति पर हमला करने की बात एकदम तर्कहीन थी। दूसरे ग्रह से आते हुए एक शिप पर बिना उसे पहचाने हमला करने का क्या मतलब हो सकता था? और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने बड़े स्पेस में उन्हें उसके शिप की लोकेशन के बारे में पता कैसे चला, जब तक कि उन्हें पहले से ही पता ना हो कि उस रास्ते पर आज नहीं तो कल कोई यात्रा करने वाला है ही। इसका मतलब ये हुआ कि वो एलियन शिप या तो किसी न किसी तरीके से प्रॉक्सिमा सेंटोरी से जुड़ा हुआ था, या फिर उन्होंने उनके सिग्नलों के आदान प्रदान को किसी तरह से इंटरसेप्ट कर लिया था। साथ ही अनारा को शिप के ऊपर चल रही समस्याओं को भी ध्यान में रखना था। क्रू की लगातार कोशिशों के बाद भी उन्हें अभी तक उस पावर ड्रेन के सोर्स का पता नहीं चल पाया था। इस ड्रेन के कारण हालांकि अभी कोई बड़ी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अगर ये किसी महत्वपूर्ण सिस्टम से जुड़ा हुआ था और दोबारा दुश्मन से सामना होने पर अगर सिस्टम फेल हो जाता तो उसके शिप की हालत तो और भी दयनीय हो जाएगी। फिर इसके अलावा डॉक्टर खान को रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में जो पता चला था, वो समस्या भी अभी मुंह बाय वहीं खड़ी थी। हालांकि वैसे तो ये समस्या भी ज़्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन उसका कारण पता न चलने के कारण अनारा चिंतित थी। उसने ग्रुप के सभी सदस्यों पर टेस्ट करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था। और फिर
इन सबसे ऊपर वो नारद महाराज भी तो थे। ये ठीक था कि पिछले कुछ दिनों से, जब से उन्हें समस्या के बारे में पता चला था, तब से उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी और उसका व्यवहार प्रोटोकॉल के अनुसार ही था। लेकिन फिर भी अनारा के मन की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। भिड़ंत के बाद उसने अपनी टीम को इन सारे मसलों की जांच करने के लिए फिर से काम पर लगा दिया था। डॉक्टर खान डॉक्टर लियान के साथ मिलकर एक्सपोजर के कारणों और उपचार के संभावित तरीकों के बारे में काम कर रहे थे। अब क्योंकि एक्सपोजर की मात्रा काफ़ी कम थी, इसलिए वो अभी एंटी रेडिएशन थेरेपी देने में हिचकिचा रहे थे। रायन और माधवन इंजन रूम में गहराई तक अंदर घुसे हुए थे। अब क्योंकि शिप स्पेस में एक जगह रुका हुआ ही था, तो वे चाहते थे कि इंजनों को पूरा खोलकर इस ड्रेन के मुंह पर ढक्कन लगा दिया जाए, जैसा कि माधवन कहता था। लेकिन रायन ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया था। खतरे की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी चालू पावर सोर्स के यूं असुरक्षित होकर बैठना एकदम नादानी की बात होगी। इसके अलावा एक बात और भी थी जो अनारा को चिंता में डाल रही थी। पिछले 24 घंटों में मेजर रावत का जो व्यवहार था, वो एक अजीब सी पहेली की तरह हो गया था। क्रू के बाकी सदस्यों की तरह हारा हुआ महसूस करने की बजाय ऐसा लग रहा था जैसे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। उसे इस अनजान दुश्मन से लड़ने का कोई रास्ता ढूंढने का काम दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि उसने इस ऑर्डर को सिर्फ अपने लिए दिया गया ही समझ लिया हो, और वो भी इतना ज्यादा कि क्रू के बाकी सदस्यों से एकदम अलग थलग अकेला अपने स्टेशन पर बैठा काम कर रहा था और किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार किए जा रहा था। हथियारों के विकल्पों के बारे में अनारा की उससे काफ़ी लंबी बात हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर भी बहस की थी कि क्या एस्केप पॉड और डेटा पॉड को टक्कर मारने वाली गाड़ियों की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वैसे तो गाड़ियां काफ़ी मजबूत और बड़ी थीं, लेकिन उनकी स्पीड और कलाबाजियां खाने की क्षमता काफ़ी सीमित थी और इसीलिए उनको मार गिराना काफ़ी आसान था। रावत ने अनारा को बताया था कि उसके पास 2 ऐसे आइडिया हैं जिनसे शिप के हथियारों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सकता है, लेकिन इस काम के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था। अनारा को ये तो पता नहीं था कि मेजर का प्लान क्या है, लेकिन फिर भी उसने उसे इस पर काम करने की इजाज़त दे दी थी। उसे ये उम्मीद थी कि रावत रायन के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन पता नहीं क्यों रावत ने खास तौर पर अनारा को ऐसा ना करने के लिए कहा था। अब एक बार के लिए तो अनारा ने रावत की बात मान ली थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे रायन के साथ मिलकर काम करना ही होगा। अब अनारा के पास जो आखिरी काम करने के लिए बचा था वो था एक संदेश लिखना और उसे धरती पर भेजना। कुछ घंटों से वो यही संदेश लिखने की कोशिश कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसने जो किया उसके लिए वो खुद का ज़्यादा बचाव भी नहीं करना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि कोई उसे कायर समझे। साथ ही उसे इस सिचुएशन का सामना करने पर मजबूर करने वाली शिप की जो कमियां थी उनके लिए वो ना तो उसके डिज़ाइनर्स को दोष दे सकती थी और ना ही प्लानर्स को। सब कुछ देखने और समझने के बाद ही उसने इसे स्वीकार किया था। उनकी तैयारी सिर्फ एक हल्की फुल्की लड़ाई तक सीमित थी। उनकी 4 लेज़र तोपें इसका प्रमाण थीं। सबसे आधुनिक तकनीक वाली तोपें होने के बाद भी शिप की लिमिटेड पावर सप्लाई के कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वो सिर्फ सारी घटनाओं का ब्यौरा देने और जो उसने किया उसे बताने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगी। धरती पर जिसे जो भी कहना या समझना है वो कहता रहे और समझता रहे। एक बार ये निश्चय कर लेने के बाद उसके लिए संदेश को लिखना आसान हो गया और उसने अपनी रिपोर्ट पूरी करके उसे भेज दिया। अब उसे वापस ऑपरेशन सेंटर में जाना था। ये बहुत ज़रूरी था कि इस मुश्किल के समय में वो अपनी टीम के साथ रहे, चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार। अध्याय 15। 17 साल पहले, साल 2100। गहरा राज। डॉक्टर प्रत्यूष इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। 3 महीने पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से आई वो कॉल बिल्कुल ही अप्रत्याशित थी। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में अपनी मांग उसके सामने रख दी थी। उसके थोड़ी ही देर बाद पीएम के ऑफिस से आई कॉल के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी।
प्रत्यूष को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम उसके शिप के साथ क्या करने वाली है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो उन्हें रोक पाता। उसके दिमाग में जो सबसे पहला विचार आया वो था डायरेक्टर श्रीनिवास से इस बारे में बात करना, लेकिन फ़ोन पर आती आवाज़ ने बिल्कुल साफ और सटीक शब्दों में कहा था, डॉक्टर प्रत्यूष, अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारे अंतरिक्ष बोल पाने से पहले ही तुम इस प्रोग्राम और VSSC दोनों से ही बाहर हो जाओगे। इस धमकी के मिलने के बाद अब उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी जिसमें यह लिखना था कि FTL स्पीड पर उड़ते हुए शिप के हल के फेल हो जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट के कारण उसे काम को बीच में कुछ दिनों के लिए रोकने की परमिशन मिल गई थी और इसी अवधि के दौरान DRDO की टीम छिपकर जो चाहे शिप के साथ कर सकती थी। वो ये तो नहीं जानता था कि ये बदलाव किए जाने के पीछे क्या कारण है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि वे लोग शिप में कुछ अतिरिक्त सब सिस्टम जोड़ना चाहते हैं। उन लोगों ने शिप के वज़न, पावर और रेंज के बारे में उससे ढेरों गणनाएं करवाई थीं और उसे पक्का यकीन था कि वे लोग इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहते हैं। 2 दिन पहले ही पूरे प्रोग्राम को 3 हफ्तों के लिए रोक दिया गया था ताकि डिज़ाइन को दोबारा से पूरी तरह टेस्ट किया जा सके। कंस्ट्रक्शन के काम में लगे सारे कर्मचारियों को ऑफ साइट सब सिस्टम्स पर काम करने के लिए दूर भेज दिया गया था। शिप का डिज़ाइन बनाने वाली टीम फेल हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए हल के डिज़ाइन पर नकली टेस्ट करने का नाटक कर रही थी। असेंबली एरिया को बंद कर दिया गया था और वहां एक सिक्योरिटी टीम तैनात कर दी गई थी। इसका कारण ये बताया गया था कि इस सेंसिटिव तकनीक को लोगों की भेदती आंखों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और फिर रात के अंधेरे में बड़े बड़े ट्रेलरों में ढेर सा सामान भरकर DRDO की टीम वहां आ पहुंची थी। प्रत्यूष को असेंबली एरिया में घुसने की इजाज़त नहीं थी और लोगों की नज़रों में वो उस टाइम छुट्टी पर था। उसे डिज़ाइन रूम में सिर्फ इसलिए रखा जाता था ताकि वो शिप में किए जा रहे नए बदलावों को लगातार चेक करता रहे, ये पक्का करने के लिए कि फ़्लाइट के दौरान वे फेल तो नहीं हो जाएंगे। उसकी मदद के लिए DRDO के ढेर सारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे। इससे पहले ऐसे मातमी चेहरे उसने कभी नहीं देखे थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि अपने काम को टाइम पर ख़त्म करने और इस पूरी कवायद को गुप्त बनाए रखने के अलावा उन लोगों की ज़िंदगी में और कोई काम था ही नहीं। वे लोग उससे बात तो इज्जत से ही करते थे, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि उनकी नज़रों में उसकी क्या हैसियत है। सारे निर्णय DRDO के उस व्यक्ति द्वारा ही लिए जाते थे जो इस पूरी प्रक्रिया का इंचार्ज था। पता नहीं इन लोगों को इस बात का पता कैसे चला था, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए टाइम भी बिल्कुल सही चुना था। पावर प्लांट के काम में पहले से ही देरी हो रही थी और हल के काम में होने वाली इस देरी से पूरे प्रोजेक्ट के समय पर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनकी टीम ने पहले ओरिजिनल पार्ट्स को वहाँ से हटाया और फिर हल में एक्स्ट्रा जगह बनाई। हल को टूटने से बचाने के लिए किए गए बदलावों का नाम देकर इन सारे बदलावों को छिपा कर रखा जाना था और इस पर ठप्पा लगना था डॉक्टर प्रत्यूष के द्वारा। थोड़ा बहुत ऐतराज़ तो इस पर ज़रूर उठना ही था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अपनी टीम के साथ वो सारी चीज़ों को संभाल लेगा। जो जगहें खाली की गईं उनमें बहुत सारे नए पार्ट्स लगा दिए गए। सारे पावर कनेक्शंस को फिट कर देने के बाद टीम उस जगह को सील कर देने के काम पर लग गई। वे लोग इतने बढ़िया तरीके से काम करते थे और जिस तरह से हर आदमी को ये पता होता था कि किसे कब क्या करना है, वो सब कुछ देखकर डॉक्टर प्रत्यूष भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए थे। उन्हें ये बात पता नहीं थी, लेकिन ये टीम पिछले कई हफ्तों से इस ड्रिल की प्रैक्टिस कर रही थी। हर छोटे बड़े काम की योजना ऐसे बनाई गई थी जिससे उनको मिले इस छोटे से समय में हर काम एकदम सही तरीके से और सही समय पर पूरा किया जा सके। यहाँ का काम पूरा करने के बाद ये सारे लोग पावर प्लांट एरिया में पहुँच गए। प्रत्यूष को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन इतना तो साफ था कि उनके लगाए गए नए पार्ट्स को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था
कि ये लोग पावर की इतनी ज्यादा खपत को शिप के क्रू से छुपाकर रखेंगे कैसे। ये तो उसे बाद में समझ आया कि उन्होंने उसके लिए भी पूरी योजना बना रखी थी। और ये उसे समझ में तब आया जब उन लोगों ने पावर सिस्टमों और साथ ही एआई की पूरी प्रोग्रामिंग का विवरण उससे मांगा। उन्होंने सिस्टम में ढेर सारे नए कोड डाले। ये कोड इतने जटिल थे कि उनको समझने में उसके बढ़िया से बढ़िया इंजीनियरों को भी पसीने छूट जाएं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने एआई को भी दोबारा प्रोग्राम कर दिया था। एआई हालांकि पूरी तरह इंसान तो नहीं होते थे, लेकिन जब से इनको जीवित प्राणी माना जाने लगा था तब से इन्हें सख्त इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा जाने लगा था। उनके अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह से परिभाषित कर दिए गए थे और उनके फेल न होने वाले सिस्टम के लिए इंसानों के जीवन की सेफ्टी करना अनिवार्य था। इनके प्रोग्रामों को आसानी से बदला नहीं जा सकता था और उनके संचालन के नॉर्मल मापदंडों और उनकी विशेषताओं को रेटिंग के लिए दाखिल करना जरूरी होता था। सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम भारत सरकार की एक कमेटी करती थी जिसका नाम था एथिक्स कमेटी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ इन लोगों की हरकतें देख देखकर प्रत्यूष को ऐसा लगता था कि इस डीआरडीओ की टीम को साला किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। उनके पास प्रोग्राम को खोलने की साइफर की भी पहले से ही मौजूद थी और उसके एक्सटेंशन से बड़े लेवल के बदलाव करने का अधिकार भी उनके पास था। और फिर एक दिन 2 बड़े ट्रक असेंबली एरिया के अंदर आए। उस समय उसे भी कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि उन ट्रकों के अंदर क्या सामान वहां लाया गया था और उन 2 दिन और रातों के दौरान शिप पर क्या क्या किया गया था। इस पूरी परेड में असली गड़बड़ इसी जगह पर हुई थी। एक रिगर में कुछ खराबी आ गई और वेल्डिंग इंजीनियर के हाथ पर एक भारी वजन आ गिरा। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उसके पीछे से उसके जूनियर ने वो काम पूरा किया। उस छेद को बंद करने के लिए उस टाइम सिर्फ कुछ छोटे मोटे टुकड़ों की वेल्डिंग करना ही बाकी था और उस जूनियर को लगा कि उसने अपना काम ठीक से कर दिया है। वेल्डिंग के बाद उसमें जो दरारें उभर आई थीं उन पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। प्लान अपने निर्धारित समय से देरी से चल रहा था, इसलिए बाद में की जाने वाली इन जांचों को छोड़ दिया गया। अगर उस समय किसी ने लीकेज को नापा होता तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता चल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसी ने भी उस लीकेज को नोटिस नहीं किया। इसी बीच प्रत्यूष को नंबरों का एक और नया सेट थमा दिया गया और वो एक बार फिर से इंटेग्रिटी और खपत चेक करने के काम में लग गया। इनके लिए शिप के डिज़ाइन में बदलाव करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये बदलाव बहुत ही मामूली से थे और उसे पूरा यकीन था कि वो इनको करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। वो बस ये चाहता था कि इन बदलावों से क्रू की सेफ्टी पर कोई असर ना पड़े। उसके ऊपर इस बात के लिए जोरदार दबाव डाला गया था कि वो शिप में किए गए बदलावों को ढूंढने की कोशिश कतई नहीं करेगा और इस बात के लिए उस पर निगरानी रखने के लिए डीआरडीओ की टीम से एक आदमी उनकी टीम में घुसपैठिए के रूप में काम करता रहेगा ताकि वो ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। ये सारा काम बड़े ही हैरानीजनक तरीके से बहुत ही कम टाइम में निपटा दिया गया था। 3 हफ्ते में शिप को वापस पहले जैसा बना दिया गया और डीआरडीओ की टीम कॉम्प्लेक्स से टाटा बाय बाय कर गई। उसके बाद आई सफाई एक्सपर्ट्स की टीम। उसका काम था कंप्यूटर सिस्टम्स के समेत पूरे क्षेत्र में किए गए बदलावों का नामो निशान तक मिटा देना। डिज़ाइन की कुछ चीज़ों के बारे में तो निश्चित रूप से लोगों की उंगलियां उठने वाली थीं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के बीच में उनको आसानी से अनदेखा भी किया जा सकता था। उसी रात डिफेंस मिनिस्टर के घर के फ़ोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने कहा, सारा काम हो गया है सर। धन्यवाद, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, लेकिन काम अभी पूरा कहाँ हुआ था? अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। अभी तो उनको ये पक्का करना बाकी था कि उनके देश और इस मिशन को वो सब कुछ मिले जिसके वो हकदार थे। जिस दिन प्रधानमंत्री ने इस मिशन के लिए मंजूरी दी थी, उसी दिन से डिफेंस मिनिस्टर ने अपने इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था। वो अच्छी तरह ये बात जानते थे कि वो तथाकथित शांति चाहने वाले लोग इस मिशन को
डिफेंस सर्विसेज के द्वारा चलाया जाना कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो भी अपनी बात पर अटल थे। चुनौती ये थी कि बिना किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा किए वो इस काम को पूरा कैसे करेंगे। ये तो निश्चित था कि इसके लिए उनको मिलिट्री की सारी ब्रांचेस को सीधे अपने अंडर रखकर काम करना होगा और साथ ही उनको वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक बेहद नायाब टीम की भी ज़रूरत होगी। इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने में उन्हें 5 साल का समय लग गया था और आज उनका वो सारा काम पूरा हो गया था। अब उनको जो अगला काम करना था वो था अपनी योजना के अगले चरण में जाना और अपने भेदिए को तैयार करना। उन्होंने फुर्ती से अपने फ़ोन पर कुछ बटन दबाए और कहीं दूर एक घंटी बजने लगी। अध्याय 16, साल 2117, रहस्योद्घाटन। रायन और माधवन बिना रुके पिछले 24 घंटे से लगातार काम कर रहे थे। अभी भी उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला था। उन्हें महसूस हो रहा था कि पुराने तरीकों से ही चिपके रहने का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ढीठ की तरह उन्हीं तरीकों से काम किए जा रहे थे। इस समय दोनों पावर प्लांट में थे और ड्रोन्स को दोबारा से प्रोग्राम कर रहे थे ताकि वे प्लांट के अंदर और गहराई तक घुसकर जांच कर सकें। माधवन ने कहा, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है कमांडर। हम जिन जिन जगहों को खोल सकते थे सबको खोलकर देख चुके हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब तो सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि इस शिप को रोका जाए और पूरे प्लांट को खोलकर देखा जाए। कंसोल पर झुके रायन ने सीधा होते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर वो अपनी गर्दन की अकड़ चुकी मांसपेशियों को सहलाने लगा। अपनी असफलता से वो बुरी तरह झल्लाया हुआ था। 2 घंटे पहले उसने मनीषा को आराम करने के लिए भेज दिया था। वो लड़की बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी और अगर उन्हें दोबारा उड़ान भरनी होती तो उसके लिए मनीषा का बिल्कुल फ्रेश होना ज़रूरी था। उसने कहा, माधवन, मेरे ख्याल से हम ड्राइंग बोर्ड पर वापस चलते हैं और प्लान को एक बार फिर से देखते हैं। अगर पावर कहीं से ड्रेन हो रही है तो कोई ना कोई सर्किट कनेक्शन कहीं ज़रूर होना चाहिए। माधवन खुद भी इतना थका हुआ था कि उसने कहना चाहा, अरे कमांडर, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो बहस भी नहीं कर पाया और उसने पावर स्कीम की स्क्रीन को चालू कर दिया। कुछ नया ढूंढ पाने की उम्मीद में दोनों एक बार फिर से उस पर झुक गए। डॉक्टर खान की मेडिकल और डॉक्टर लियान की साइंस टीमें पार्टिकल एमिशन के सोर्स का पता लगाने के लिए पूरे शिप के 2 चक्कर काट चुकी थीं अपने अपने डिटेक्टरों के साथ। उन्होंने शिप के हर कोने में ढूंढ लिया था और यहाँ तक कि खोज के पैटर्न को ट्यून करने में हेल्प करने के लिए रायन और माधवन को भी उनके काम के बीच में डिस्टर्ब किया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। डॉक्टर खान अपनी टीम के द्वारा ली गई रेडिएशन की रीडिंग के साथ मिलाए गए शिप के एक मैप के ऊपर झुके हुए थे। इनमें एक पैटर्न नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक हल्के लेवल का रेडिएशन पूरे शिप पर फैल रहा है, लेकिन ये कहाँ से हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा था। कैप्टन भी उनके साथ काम कर रही थी और उन दोनों ने मिलकर रीडिंग का एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया था। अच्छी खबर सिर्फ इतनी थी कि क्रू के लोगों में रेडिएशन एक्सपोजर का लेवल बढ़ा हुआ नहीं पाया गया था। मेजर अभी तक अपने कमरे में बंद बैठा हुआ था। उसने 2 मिनट के लिए कैप्टन से बात की थी और उसे भरोसा दिलाया था कि अगले 6 घंटों के अंदर उसके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा। कैप्टन ने उसे उसके स्टेशन के भीतर एक कंट्रोल पैड पर काम करते देखा था और ये अंदाज़ा लगाया था कि वो डिफेंस के डेटाबेस में कोई आइडिया ढूंढ रहा है। मेजर ने अभी तक किसी भी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। पिछले 24 घंटों में अनारा पूरे शिप के कई चक्कर काट चुकी थी। वो हर टीम के साथ काम कर रही थी और पूछने पर अपनी सलाहें भी दे रही थी। वो जानती थी कि उसके लोग जो काम कर रहे हैं उसमें वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसे अपनी टीम पर पूरा विश्वास था, लेकिन उनके कोई हल निकालने तक खाली बैठे बैठे वो बुरी तरह बेचैन हो रही थी। उसने क्रू के हर सदस्य से पर्सनली बात की थी। मिशन के बीच में ही छूट जाने की मायूसी और एलियनों के दोबारा हमले के डर के बीच क्रू के लोगों का मनोबल लगातार घटता बढ़ता रहा था। लोगों को बिजी रखने के लिए उसने काम को लगातार शिफ्टों में बांट दिया था और हर किसी के जिम्मे कुछ ना कुछ काम रखा था। वो खुद नारद के व्यवहार का कारण समझने के काम पर लगी हुई थी। वैसे फिलहाल के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी हो सकता था
कि जो बाकी रहस्य उनके सामने खड़े थे उनका कोई सुराग इस बात से मिल जाता। उसने एक बार फिर से नारद को बुलाया। हाँ तो नारद, हम इस पर फिर से बात करते हैं। हमारे शिप पर एक पावर ड्रेन हो रहा है और तुम लगातार मुझे यही कहते आ रहे हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ हैं। जी हाँ कैप्टन, मुझे पता है, एआई ने जवाब दिया। नारद, क्या तुम्हें पता है तुम किस सिचुएशन में हो? सारा डेटा तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम इसे झुठला नहीं सकते हो। इस बार एआई के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। नारद, क्या तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर आ गई है? नहीं कैप्टन, आपने मुझे जो डायग्नोस्टिक्स चलाने को कहा था मैंने उसे चलाया है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर तुम असलियत को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात को ध्यान से सुनो नारद। स्पेस के इस इलाके में हम बिल्कुल अकेले हैं और मैं अपने शिप को काम में गड़बड़ी करने वाले एक एआई के भरोसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए मुझे अब एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें बंद कर दूं और इस शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लूं। प्रोटोकॉल के अनुसार मैं तुम्हारे प्रोग्राम को डिलीट तो नहीं कर सकती, लेकिन कैप्टन होने के नाते इतनी पावर मेरे पास जरूर है कि मैं तुम्हें स्थिरता की दशा में डाल दूं और कंट्रोल को पूरी तरह तुम्हारे हाथ से छीन लूं। तुम समझ सकते हो कि ऐसा करने से शिप और क्रू के लोग और ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकती हूं कि नहीं। इसलिए हमें कंप्यूटर पर अब ऑटो कंट्रोल को एक्टिवेट करना ही होगा। अनारा का ये वार इस बार सीधा निशाने पर जाकर लगा। इस बार जब नारद बोला तो उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। कैप्टन, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं कैप्टन। मुझे बस ऑर्डर दिए गए थे कि मैं इस मिशन की कुछ खास बातों के बारे में किसी से भी चर्चा ना करूं, तुमसे भी नहीं। आप जानते हैं कि मेरा एथिक्स प्रोग्राम मुझे कभी भी इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। इस बार चुप रह जाने की बारी अनारा की थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। जैसे तैसे उसने कहा, ये ऑर्डर तुम्हें किसने दिया है नारद? कैप्टन, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इतना यकीन ज़रूर दिला सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही काम कर रहा हूँ। मेरी वजह से शिप या उसके क्रू को कोई खतरा नहीं हो सकता। ऐसे नाजुक समय में कंट्रोल को मेरे हाथ से ले लेना पूरे शिप को बहुत बड़े खतरे में डाल देगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सही समय आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। अनारा गंभीरता से सोच रही थी। इससे समस्या का जरा भी हल नहीं निकलता नारद। हालांकि तुम्हारी ईमानदारी की मैं तारीफ करती हूँ, इसके बारे में मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अनारा ने फैसला किया कि अपनी टीम को बुलाकर सबकी राय ली जाए और फिर निर्णय लिया जाए कि उन्हें आगे जाना चाहिए या वापस। उसे अभी तक कहीं से भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं मिली थी और मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को थोड़े आराम की ज़रूरत थी और उसे खुद को भी। उसने सारी टीमों को संदेश भेज दिया कि काम को बीच में रोककर 4 घंटे के लिए आराम करें। थोड़ी देर सो लेने और नहाने के बाद जब वे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में दोबारा इकट्ठे हुए तो सब लोग थोड़ा फ्रेश नज़र आ रहे थे। अनारा ने कहा, मैं जानती हूँ कि हम सब लोगों को हमारे सामने मौजूद खतरों का सामना करने के लिए कोई भी प्लान बनाने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, तो इसलिए हमें खुद को दोष देना छोड़कर अपने सामने मौजूद ऑप्शंस पर विचार करना चाहिए। हमारे सामने वही विकल्प हैं जो पहले थे। या तो हम अपने मामूली प्रोटेक्शन और हथियारों के साथ आगे जाएं और कोशिश करें कि हम उन एलियनों को अपने शांतिपूर्ण इरादों के बारे में समझा पाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही जगह हम सबकी कब्रगाह बन सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सब धरती पर वापस लौट जाएं और भविष्य में ज़्यादा ताकत के साथ दोबारा आएं और तब बराबरी की शर्तों पर उनसे बात करें। रायन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। तभी मेज़ के दूसरी तरफ से मेजर रावत की आवाज़ आई, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ कैप्टन? इन 2 के अलावा हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है। सबकी गर्दनें मेजर रावत की तरफ घूम गईं। और क्या है वो तीसरा ऑप्शन मेजर? अनारा ने पूछा। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कैप्टन, क्योंकि मैंने आपसे कुछ छिपाया है। अब मैं आप सबको जो बताने जा रहा हूँ, मुझे वो सारी बातें
आप लोगों को केवल तभी बताने के ऑर्डर दिए गए थे जब या तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या पूरा मिशन खतरे में पड़ जाए। मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान जो हालात हैं वो इस डेफिनेशन में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। माधवन बीच में ही व्यंग्य से बड़बड़ाया। बड़ा एहसान है आपका हमारे सर पर जो आपने हमारे ऊपर ये मेहरबानी की। माधवन के व्यंग्य को नज़रअंदाज करते हुए मेजर रावत ने कहा, आपकी परमिशन से मैं नारद को भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ कैप्टन, और फिर मैं उसके अजीब व्यवहार का कारण भी आपको बता सकता हूँ। अनारा ने हामी में सिर तो हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबलने लगी। और कौन कौन लोग उसके और उसके शिप के खिलाफ इस षड्यंत्र में शामिल थे आखिर? नारद और मेजर के नाम तो साफ हो ही चुके थे। मेजर के बुलाने पर नारद भी उनकी बातचीत में शामिल हो गया। मेजर ने कहा, देखिए कैप्टन, हमारे सामने फ़िलहाल जितनी भी समस्याएं हैं वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने शिप को हमारी पुरानी मंजिल तक वापस ले जा पाएंगी। अध्याय 17। 13 साल पहले, वर्ष 2104। संयोजन। अंतरिक्ष स्पेसशिप का विशालकाय हल 2 स्पेस ट्रकों द्वारा VSSC से स्पेस में भेजा जा रहा था। चांद की असेंबली पोस्ट MG1 तक की यात्रा में कुछ घंटे लगने वाले थे। अधिकतर महत्वपूर्ण पार्ट्स पहले ही वहां पहुंच चुके थे और फाइनल असेंबली के लिए पूरी तरह तैयार थे। बेस पर मौजूद पूरी टीम अब इसी काम में जी जान से जुटी हुई थी। उनकी मदद के लिए वहां पर धरती से आए टेक्नीशियंस, इंजीनियर और वैज्ञानिक मौजूद थे और इन सबको मिलकर अगले 6 महीनों तक इस शिप को असेंबल करने का काम पूरा करना था। कम ग्रेविटी होने के कारण ये इस काम के लिए एक आदर्श लोकेशन थी। साथ ही टेस्ट और फाइनल लॉन्चों को चांद से ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। असेंबली एरिया से सारे कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था और इसके बड़े से गुंबद को खुला छोड़कर हल के आने का इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही फ्रेटर हल को ज़मीन पर टिकाकर बाहर निकले, सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और वातावरण को रेस्टोर कर दिया गया। 20 लोग उसके इर्द गिर्द अपना अपना काम शुरू करने के लिए इकट्ठे हो गए। बड़ी बड़ी क्रेनें, असेंबली रोबोट्स, ड्रोन और एक्सोसूट जिनके अंदर टेक्नीशियन थे जीवंत हो उठे और ये पूरा इलाका चहल पहल से गुलजार हो उठा। जोड़े जाने वाले हिस्सों में सबसे पहला था पावर प्लांट। क्योंकि इसे मुख्य ढांचे के साथ जोड़ा जाना था, इसलिए सारे कनेक्शनों को पूरा किया गया और ईंधन स्टोरेज को भी शामिल किया गया। ईंधन और एंटी मैटर को सबसे अंत में टेस्ट शुरू होने से 1 दिन पहले लोड किया जाना था। फिलहाल शिप को बाहरी जनरेटरों से पावर दी जा रही थी। पावर प्लांट का काम पूरा हो गया था, इसलिए उसे शिप के बाकी हिस्से से अलग सील कर दिया गया। इसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसके अंदर रखे जाने वाले ड्रोनों और रोबोट्स को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया था। उन्हें प्लांट के अंदर इसलिए भेजा जाता था ताकि उनके आगे के कामों और रख रखाव की गतिविधियों को वो खुद सीख सकें। बाकी हिस्सों को अपनी टीम को सौंपने के बाद माधवन फिलहाल इसी काम पर पूरा ध्यान दे रहा था। इसके बाद था कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने का काम। हर नोड को अच्छी तरह चेक किया जा रहा था और फिर दूसरों के साथ अलग अलग चरणों में इंटरफेस किया जा रहा था। सारे फंक्शन कंप्यूटर सिस्टम में डाले जा रहे थे और इस तरह धीरे धीरे अपने खुद के दिमाग के साथ ये शिप तैयार हो रहा था। अब इससे अगला काम था AI को शिप से जोड़ना। उसके फेल न होने वाले सिस्टम कई बार चेक किए गए और फिर एथिक्स टीम ने उसे इंसानी भावनाएं प्राप्त करने के लिए एक्टिवेट कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल AI को दिए जाने थे ताकि वो अपने आप सब सीख सके। यहाँ से उसे एक जीवित प्राणी मान लिया जाना था और अब उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना था। सबसे मुश्किल काम था शिप में गुंबद को जोड़ना। जो जटिल सिस्टम इसे FTL पर उड़ना संभव बनाते थे, उन्हें एडजस्ट और ट्यून होने में कुछ टाइम लगना था। इनमें से कुछ कामों को तो असली उड़ान के दौरान ही किया जाना था। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था और क्योंकि इतने बड़े साइज के शिप पर यह पहली बार किया जा रहा था, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां बरतने की ज़रूरत थी। अनारा माधवन के साथ इसे चेक करने के लिए बहुत उत्साह में थी
और कमियों को ढूंढने के लिए सैंपल्स पर काम कर रही थी। उसके साथ समर्पित लोगों की एक पूरी टीम थी जिन्होंने पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया था और शुरुआती फील्ड टेस्ट किए थे। हर कोई अपनी उंगलियां क्रॉस किए हुए एक एक दिन गिन रहा था। अगर ये हिस्सा फेल हो जाता तो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरना संभव नहीं था। इसके बाद बारी थी नेविगेशन, प्रोपल्शन और कंट्रोल सिस्टम्स की। चूंकि एफटीएल स्पीड पर उड़ते हुए शिप से कुछ भी देख पाना संभव नहीं था, इसलिए जंप से पहले की नेविगेशन को एकदम परफेक्ट तरीके से प्लान करना बहुत ज़रूरी था। जिन स्कैनरों, लेज़रों और एस्ट्रोमेट्रिक डेटा की ज़रूरत पड़ने वाली थी, उन्हें लगातार चेक किया जा रहा था। पूरे शिप पर कंट्रोल स्टेशंस बना दिए गए थे और क्रू को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था ताकि उनके पर्सनल साइन और विशेषताएं रिकॉर्ड की जा सकें। सारी कार्यवाहियों पर काम शुरू हो चुका था और अब अपना काम करने की बारी थी इंजीनियरों की। अनारा और उसकी टीम अब चांद पर ही रह रहे थे। प्रोग्राम किए गए कई तरह के मॉडलों के साथ उन्हें शिप को चलाने के लिए गहन ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस सब का उद्देश्य ये था कि अधबने शिप पर उनके मौजूद रहने से उस शिप से उनका अच्छी तरह परिचय भी हो जाए, जो आने वाले 1 साल तक उनका घर होने वाला था। अध्याय 18, साल 2117। योजना और तैयारियां। मेजर रावत सब लोगों को बता रहे थे, कैप्टन, जब अंतरिक्ष ने धरती से उड़ान भरी, उससे पहले उसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए थे और हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा हिस्से भी जोड़े थे। इसका डिज़ाइन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। क्या आपको याद है कि सन 2114 में 3 हफ्ते के लिए शिप का काम रोक दिया गया था? यही वो टाइम था जब हमने शिप के हल में इन एक्स्ट्रा पार्ट्स को जोड़ा था। अनारा ने तीखे स्वर में कहा। अब इस सब के बीच में ये डीआरडीओ कहाँ से आ टपका? और मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस धोखाधड़ी का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर प्रत्यूष ने कैसे हामी भर दी। अनारा इस बात से बुरी तरह हैरान थी और आहत भी कि इतनी बड़ी बात को शिप के कैप्टन यानी उससे छिपाया गया था। रावत ने जवाब दिया, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कैप्टन। इसके लिए ऑर्डर सीधे प्रधानमंत्री के ऑफिस से आए थे। ये बात पूरी तरह गुप्त रखी जानी थी और बहुत कम लोगों को पता था कि असल में हो क्या रहा है। यहाँ तक कि मुझे भी सारा काम पूरा हो जाने के बाद ही इस बारे में बताया गया था। ओहो, कोई और बड़ा नाम लेना बाकी रह गया हो तो वो भी ले लो रावत। खैर छोड़ो, हाँ तो ये बताओ कि वो बदलाव क्या थे और उन्हें इतना सीक्रेट रखा जाने की क्या ज़रूरत थी? कैप्टन, डीआरडीओ ने शिप की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया और असल में सच कहूँ तो उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर उसे हमला करने की क्षमता भी प्रदान की। असल में आपका ये शिप एक खोजी यान होने के साथ साथ एक लड़ाकू विमान भी है। टेबल के चारों तरफ बैठे लोग सकते में आ गए। ये तो उनकी सोच और उम्मीदों से कहीं दूर परे की बात थी। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार अनारा ने पूछा, उन्होंने अंतरिक्ष के साथ किया क्या था? इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं कैप्टन, आपको इसके कारणों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस मिशन को मंजूरी दी गई थी तब कुछ लोगों ने एक निहत्थे जहाज़ को धरती से इतनी दूर, बड़ी मामूली सी सुरक्षा के साथ इतने प्रकाश वर्ष दूर भेजने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की थी। इसके बारे में कई सीक्रेट मीटिंग्स की गईं और फिर इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया। उन्हें इस बात के लिए मनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी सच्चाई को स्वीकार किया। हमें अंतरिक्ष को ज़्यादा हथियारों से लैस करने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर ये बात बाहर जाती तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। इसीलिए कुछ लोगों के एक छोटे से ग्रुप ने बिल्कुल गुप्त तरीके से इस पर काम किया। अब ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती हैं मेजर रावत। मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन्होंने अंतरिक्ष के साथ किया क्या है। सबसे पहले हमने इसमें 4 हाई पावर तोपें जोड़ी कैप्टन। इनमें से 2 प्रोजेक्टाइल बेस्ड हैं और बहुत अधिक विस्फोटक चार्ज वाली हैं, और हमारे पास कुल 48 चार्ज हैं। बाकी 2 हाई पावर वाली लेज़र तोपें हैं, और जो तोपें पहले से हमारे पास हैं ये भी उन्हीं के जैसी हैं, लेकिन उनसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर। 10 गुना ज़्यादा ताकतवर? फिर तो ये पूरा सीन ही बदल जाएगा।
हर किसी के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। अनारा भी यही सोच रही थी। उसने इस बार थोड़ा नम्र स्वर में पूछा, और इसके अलावा? हमारे पास शिप से छोड़े जाने वाले 4 पारंपरिक 10 मेगाटन के थर्मोन्यूक्लियर हथियार भी हैं। अनारा को एक जोर का झटका लगा। क्या कहा तुमने? थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स? अनारा ये जानकर सकते में थी कि उसके शिप पर परमाणु हथियार मौजूद थे और उसे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। 10 मेगाटन से तो चांद की सतह में भी बड़ा सा छेद किया जा सकता था, और उसके शिप पर तो ऐसे 4 मौजूद थे। अनारा के और बाकी सबके चेहरों पर आए भावों को देखते हुए मेजर ने जल्दी से कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए कैप्टन, ये सब बिल्कुल सेफ हैं और पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अनारा की भड़ास एक झटके में बाहर आ गई। मेजर, मेरे शिप पर न्यूक्लियर हथियार हैं जिनके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। अगर इस बात को छोड़ भी दें कि मुझे ऐसी घिनौनी चीजों से कितनी नफरत है, तो भी हम शिप में इन बमों के साथ यात्रा कर रहे हैं जो हमारे क्रू के एक एक सदस्य के परखच्चे तक उड़ा सकते हैं, और ऊपर से हम इन्हें अपने साथ स्पेस में लेकर आए हैं। क्या इतना काफी नहीं था कि ये पूरी धरती के लिए तबाही का कारण बन सकते हैं, जो अब हम इस खतरे को दूसरी जातियों तक भी लेकर जा रहे हैं। कई सालों से धरती पर अलग अलग देश परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में बातें करते आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस नतीजे सामने नहीं आए थे। सौभाग्य से सबके पास न्यूक्लियर हथियारों के भंडार होते हुए भी नो फर्स्ट यूज की नीति के कारण धरती बांझ होने से अभी तक बची हुई थी। अनारा हमेशा से ही परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ रही थी, हालांकि बेमन से ही सही, लेकिन वो ये भी जानती थी कि धरती की एनर्जी की ज़रूरतें न्यूक्लियर एनर्जी से ही पूरी की जा सकती हैं। लेकिन ये जो हो रहा था, ये तो पूरी तरह से गलत था। मेजर ने अपना बचाव करते हुए कहा, आप ये भी तो देखिए कैप्टन, क्या फिलहाल हमारी जो सिचुएशन है वो आपके इस यकीन को पूरी तरह झुठला नहीं रही है? अगर दुश्मन हमारे ऊपर घातक हमला करने पर उतारू है, तो क्या हमें उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी। और ये सब कुछ जो किया गया, उस सब के पीछे यही एक कारण था कैप्टन। मेरा यकीन मानिए, मिलिट्री का आदमी होने के बाद भी मैं इस सब को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं था कि हम पूरी तरह से तैयार रहते? अनारा को इस बात का एकदम से कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कुछ घंटे पहले की सिचुएशन के बारे में सोचने की कोशिश की, जब वो और उसका क्रू दुश्मन के सामने बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे थे। एक ऐसा दुश्मन जो बिना चेहरे वाला था और उनसे ज्यादा ताकतवर था। उसे ये स्वीकार करना पड़ रहा था, चाहे केवल अपने मन में ही, कि ये भेद खुलने के बाद अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो क्या वो खुद भी पाखंडी नहीं थी? रायन ने धीरे से सवाल किया, क्या तुम इसके बारे में कुछ और बता सकते हो मेजर? और ये भी कि शिप पर पैदा होने वाली बाकी समस्याओं का इससे क्या संबंध है? रायन ने युद्ध को बहुत करीब से देखा था, और अपने नज़दीकी दोस्तों और अपनों की मौत को अनुभव करने के बाद वो ये मानने लगा था कि युद्ध किसी भी झगड़े का हल नहीं होता। लेकिन साथ ही खुद को और अपने शिप को बचाने के लिए वो डट कर सामना करने और लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार था। इन हथियारों से उन्हें वो सब मिल सकता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। मेजर रावत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कमांडर, लेज़र तोपें चार्जिंग के लिए हमारे पावर प्लांट से पावर लेती हैं। दरअसल हमने उनको लगातार हल्की चार्जिंग पर रखा हुआ है, ताकि जैसे ही हम गहन स्पेस में पहुँचें वो उपयोग के लिए तैयार हों। साथ ही हमें उनके टारगेट और कंट्रोल सिस्टम को भी एक्टिव रखने की ज़रूरत थी। इसीलिए आप लोगों को पावर सप्लाई में ड्रेन दिखाई दे रहा था। इस ड्रेन को छिपाने के लिए हमने कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव किए थे। ज़रूरत पड़ने पर उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें नेविगेशन लेज़रों से कनेक्ट किया जा सकता है। डिज़ाइन के बदलाव का पूरा खाका मेरे पास है और हम ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। और क्योंकि नारद सारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे इस बारे में बताया जाना ज़रूरी था, क्योंकि स्पेस में सिर्फ वही इसे मैनेज कर सकता था। नारद के लाइव होने से पहले हमें उसकी प्रोग्रामिंग में बदलाव करना ज़रूरी था, इसलिए इसे भी सबसे हाई लेवल से क्लियर करा लिया गया था। कैप्टन अनारा,
नारद अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि अब मैं नारद को उसके बदलाव से मुक्त करके उसकी पहले वाली प्रोग्रामिंग को रेस्टोर कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो, डॉक्टर खान ने बीच में कहा। और जिस पार्टिकल रेडिएशन को लेकर हम चिंतित थे वो इन परमाणु उपकरणों से हो रही थी। जी हाँ डॉक्टर, क्योंकि हमें मौजूदा जगह में ही सारे हथियार फिट करने थे, तो इसलिए थोड़ा रेडिएशन होना तो लाजमी था। ये संभव है कि जो शील्डिंग हमने की वो उसके लिए काफ़ी नहीं थी, या फिर इसके केस या वेल्डिंग में कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो। जब से डॉक्टर खान ने यह मसला उठाया था मैं तब से लगातार रेडिएशन के लेवल पर नज़र रखे हुए था, और अगर मुझे ज़रा भी खतरे की कोई बात दिखाई देती तो मैं सीधा आपके पास ही आता कैप्टन। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि हमारे क्रू को कोई खतरा नहीं था। अनारा ने अपने स्वर को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, खतरा नहीं था मेजर, नहीं था खतरा। DRDO इसके साथ नहीं रह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर इसके साथ नहीं रह रहे हैं, हम इसके साथ रह रहे हैं, कैसे नहीं था खतरा? इस धोखाधड़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कैप्टन, लेकिन जैसा कि हाल की घटनाओं से हम देख रहे हैं ये करना ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगी। और एक आखिरी बात और कैप्टन, मुझे दिए गए ऑर्डर्स बिल्कुल साफ थे। मैं अकेला इन हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं करने वाला था। जैसे ही कोई बड़ा खतरा सामने आता तो मुझे सारी बात बताकर आपको विश्वास में लेना था, और फिर हम दोनों मिलकर आगे की कार्यवाही करते। बहुत बड़ा एहसान आपका मेजर। हम यहाँ खोज करने आए थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं? योद्धा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। कुछ देर वहाँ चुप्पी छाई रही। अनारा का दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था। वो यहाँ की रैंकिंग ऑफिसर थी और बदलती स्थितियों के साथ अब आगे के निर्णय उसे ही लेने थे। उसके दिमाग में जो सबसे पहली बात आई वो ये कि फ़िलहाल मेजर सब कुछ बताने के मूड में है, इसलिए उससे बाकी सारी डिटेल्स भी अभी निकलवा लेना बेहतर होगा। उसने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ मेजर रावत कि कुछ घंटे पहले की तुलना में अब हमारे पास कहीं ज़्यादा बढ़िया हथियार मौजूद हैं। इस्तेमाल करने के लिए ये कितनी देर में तैयार हो सकते हैं? हमें बस थोड़ा सा ही समय चाहिए होगा कैप्टन। गन्स को उनके माउंट पर चढ़ाने और हल्का कवर हटाने के काम में कम से कम 1 दिन तो लग ही जाएगा। सारे बम रॉकेट से छोड़े जाने वाले हैं, इसलिए उनके लिए हमें केवल लॉन्च ट्यूब्स को ऊपर करने की ज़रूरत है। इन्हें यूज़ करने के लिए मेरी टीम को पूरी तरह से ट्रेन किया गया है, और अगर मुझे कुछ इंजीनियरों की हेल्प मिल जाए तो मैं इन्हें बहुत जल्दी तैयार कर सकता हूँ। अपने चारों तरफ दिखाई दे रहे गंभीर चेहरों को देखते हुए अनारा तेज़ी से सारी बातों पर विचार कर रही थी। ये निर्णय सिर्फ उसे लेना था, किसी अन्य को नहीं। कुछ ही पल बाद चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव लिए वो इंजीनियर की तरफ मुड़ी। माधवन, तुम इस पर रावत के साथ काम करोगे। लेज़रों के लिए जितने लोगों को फ्री कर सकते हो उन्हें फ्री कर दो। जहाँ तक परमाणु उपकरणों का सवाल है, मैं ये एकदम साफ कर देना चाहती हूँ मेजर कि उन्हें यूज़ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम लॉन्च ट्यूब्स को माउंट ज़रूर करोगे, लेकिन हथियारों को एक्टिवेट नहीं करोगे। आगे और रेडिएशन को रोकने के लिए उनके चारों तरफ की शील्डिंग को ठीक करने में माधवन तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है कैप्टन। माधवन और रावत ने एक साथ हामी भरी। अनारा ने रायन से कहा, रायन, इन नए हथियारों को चलाने के तरीकों को सीखने के लिए सिक्योरिटी टीम के साथ कुछ आदमियों को ट्रेनिंग पर डाल दो, और इन्हें इंस्टॉल करने का सारा काम तुम अपनी देखरेख में करवाओगे। अब सामने एक सॉलिड प्लान होने से पूरी टीम के हाव भावों में ज़बरदस्त बदलाव आ गया। ज़रूरत पड़ने पर अब वो एलियनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, और क्या पता मिशन अपने पुराने रास्ते पर फिर से वापस आ जाए। अनारा ने जैसे उनके विचारों को पढ़ते हुए कहा, और अब वापस आते हैं हमारे पहले मकसद पर। मुझे इसमें आप सबकी राय चाहिए। रायन ने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा, सिचुएशन बदल गई है कैप्टन, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमें आगे जाना नहीं चाहिए। हमारे पास हमला करने की क्षमता तो है, लेकिन बचाव करने की क्षमता नहीं है। हमने एलियंस द्वारा किए गए अटैक की पावर का एनालिसिस किया था। वो इतनी ताकतवर है कि 2 बार में ही हमारे शिप की धज्जियाँ उड़ा सकती है। अगर हम परमाणु हथियारों से जवाब दे भी पाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने पहले हमला किया तो ये सारी तोपें धरी की धरी रह जाएंगी। डॉक्टर खान हमेशा से हिंसा के खिलाफ थे।
उन्होंने भी अपनी राय देते हुए कहा, मैं रायन की बात से सहमत हूं कैप्टन। डॉक्टर खान जानते थे कि हमले में घायल और मरे हुए लोगों के शरीर उन्हीं के पास ठीक होने के लिए आने थे, और युद्ध में अपने साथियों के खून से लिपटे शरीरों को देखने के विचार से ही वो कांप उठते थे। माधवन ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, मेरे विचार से तो हमें आगे जाना चाहिए कैप्टन। अगर इस बार सामना होता है तो हम उनको पहले ही अपनी ताकत दिखा सकते हैं। इससे उनको अपनी रणनीति पर एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा वार उनके ऊपर ही हो, उनके पास किए गए एक वार से ही उन्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। अनारा ने कुछ सोचते हुए कहा, एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। एलियनों ने हमारे शिप पर जो हमला किया था, रायन ने उसके पैटर्न को स्टडी किया है और उससे ये साबित होता है कि वो किसी भी कीमत पर हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। पहला ही जो शॉट था हमारे ऊपर निशाना लगाकर नहीं किया गया था, और अगर मनीषा अंतरिक्ष को वहां से दूसरी जगह ना भी ले जाती तो भी वो शॉट चूकने ही वाला था। रावत ने सवाल किया, तो क्या तुम्हें ये लगता है कैप्टन कि वो सिर्फ एक वार्निंग थी? हाँ मेजर, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि वो वहां पर किसी खास मकसद से थे, हमारा पीछा करने, हमें देखने और हमारी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए। निश्चित तौर पर इसमें कोई गहरा राज छिपा है, और अगर हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहे या धरती पर वापस चले गए तो हम उसका पता कभी नहीं लगा पाएंगे। इतना कहकर अनारा अपना फैसला लेने के लिए एक पल रुकी। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, तो ये तय है कि हम आगे जा रहे हैं। हम फिर से एलियनों का सामना करेंगे और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन युद्ध के लिए तैयार होकर। रायन, तुम रास्ते का प्लान बनाओ और जंप की तैयारी करो। डेस्टिनेशन प्रॉक्सिमा बी। अब हमें काम पर जुट जाना चाहिए टीम। आज के लिए बस इतना ही। सब लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए और रायन अनारा के पास आया। उसने कहा, मुझे आपसे असहमत होना ही था कैप्टन। हालांकि मुझे दिख रहा था कि आप अपने फैसले पर पहुंच रही हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात ही आपको परेशान कर रही है और आप किसी भी हालत में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेज़रों की क्षमता सीमित है। हमें नहीं पता कि उनके पास हमारे लिए और क्या क्या सरप्राइज हो सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि वापस जाना बेवकूफ़ी हो सकता है। तुम्हारी ईमानदारी भरी सलाह के लिए शुक्रिया रायन। मैं भी ये बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इतिहास में अपना नाम एक पागल बहादुर नेता के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करूँगी, बजाय एक ऐसे कायर के जो लड़ाई से डर कर पीठ दिखाकर भाग गई। मैं ये भी जानती हूँ कि क्रू के लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालने का मुझे कोई हक नहीं है, और इसीलिए सावधानी के तौर पर हम एक एक कदम करके चलेंगे। हो सकता है कि एलियन ये सोच रहे हों कि हम डरकर भाग गए हैं और इसलिए वो हमारा इंतज़ार ना कर रहे हों, या फिर शायद वो हमारी ताकत का अंदाज़ा लगा रहे हों। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जिनके जवाब हमें अभी पता नहीं है, और बिना जवाब लिए वापस जाने की बात सोच कर ही मुझे खुद से नफरत होने लगती है। ठीक है कैप्टन, मैं सारी तैयारियों की निगरानी करूँगा। एक बार सारी तैयारियां हो जाने के बाद ही हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। क्या आप अभी भी कंट्रोल मनीषा के हाथ में ही देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल रायन। उस लड़की ने अभी तक अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। अब अचानक उसे उसके हाथ से छीन लेना बहुत ही शर्म की बात होगी, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि उसे ट्रेन करने के लिए तुम मिलिट्री स्टाइल की मारक और बचाव एक्शन की एक मॉक ड्रिल तैयार करो। ठीक है कैप्टन, मैं इसकी तैयारी करता हूँ। और क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ? प्लीज़ नारद को माफ़ कर दीजिए। आखिरकार वो उनके ऑर्डर्स के अधीन ही काम कर रहा था। जानती हूँ रायन, और इस बात को मानती भी हूँ, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी पता नहीं वो और कितने रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए है। इस बात को मैं रिपोर्ट में तो ज़रूर लिखूँगी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने प्रॉक्सिमा का रहस्य का तीसरा भाग।